चलिए शुरू कर सकते हैं। लास्ट क्लास में डिस्कशन हमारा चल रहा था एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स का। आप जानते हैं एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक कॉन्जुकेशन होना कंपलसरी। और साइक्लिक कॉन्जुकेशन आप बताइए कब होगा? साइक्लिक कॉन्जुकेशन की अगर अपन बात करना चाहें तो कब होगा? जब एक क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे जाए। कौन से नंबर के क्वेश्चन तक बातें हो गई थी भाई? 18। क्वेश्चन नंबर 19। साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे। चलिए, अभी तक जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इन सब के आंसर्स आपको करने हैं। आप देख पा रहे होंगे कई जगह मैंने लोन पेयर बताए हैं और कई जगह लोन पेयर नहीं बताए। और ये बहुत मुश्किल होता है बच्चे के लिए आइडेंटिफाई करना कि लोन पेयर है या नहीं है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में ही डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 1 2 में जब मैं पढ़ा रहा था कि देखो लोन पेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितने बॉन्ड होते हैं तो कितने लोन पेयर बचते हैं। सुलटाइए जल्दी जल्दी। क्वेश्चंस नोटबुक से हो कोई गारंटी नहीं है, अगर होगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी नोटबुक का क्वेश्चन है। सुलटा दिया है क्या? पहले वाले के बारे में क्या ख्यालात हैं? पहले बताओ, ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर हैं। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? लोन पेयर। लेकिन कितने हैं? 2। तो जाहिर सी बात है, एक लोकेलाइज्ड और एक डिलोकेलाइज्ड। कौन सा लोकेलाइज्ड, कौन सा डिलोकेलाइज्ड? कोई भी लोकेलाइज्ड, कोई भी डिलोकेलाइज्ड। क्लियर? चलिए, आप बताइए क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है?
देखो रिंग का हर एक एटम sp2 है, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन? यस, इट इज sp2। एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लोन पेयर। तो मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुकेशन यस प्रेजेंट है। आप बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन है? एक पाई बॉन्ड का मतलब 2, एक और पाई बॉन्ड का मतलब 4 और एक लोन पेयर। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इवन या ऑड? इवन। 4 की टेबल में है या नहीं है? तो फिर एरोमेटिक, दैट्स इट। सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आप बताओ सल्फर पर कितने लोन पेयर होते हैं? 2। बिल्कुल ऑक्सीजन फैमिली का ही तो है ये। तो आप बताओ अगर 2 लोन पेयर हैं तो एक क्या बोल देंगे इस बार? डिलोकेलाइज्ड। और एक क्या बोल देंगे? लोकेलाइज्ड। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक ही कॉन्जुकेशन में जाएगा। आप बताइए क्या मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुकेशन है? जी हां, ये देखिए पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर डिलोकेलाइज, और 2 हैं तो एक लोकेलाइज और एक डिलोकेलाइज। तो मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 2, 2 4 और एक लोन पेयर 6, 6 pi electrons, hence compound is declared as aromatic। नेक्स्ट वाले में बच्चे दो दो नाइट्रोजन्स हैं। कितने नाइट्रोजन्स हैं? 2। आप बताइए जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो एक क्या रखता है? लोन पेयर। जब 3 बॉन्ड बनाता है तो एक क्या रखता है? लोन पेयर। आप बताइए दोनों नाइट्रोजन्स के लोन पेयर डिलोकेलाइज्ड या दोनों के लोकेलाइज्ड या एक का लोकेलाइज्ड और एक का डिलोकेलाइज्ड? बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया है। सभी लोग इधर देखे ध्यान से। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? लोन पेयर। सो दिस लोन पेयर इज डिलोकेलाइज्ड। सर एक मिनट इधर भी आंखें खोलो। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? लोन पेयर। पर आप जानते हैं ये एटम आपके रिंग का है और इसने क्या बना रखा है? डबल बॉन्ड। जुगाड़ बताया था ना कि रिंग के डबल बॉन्ड पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो क्या बोलना है उसको? लोकेलाइज्ड। पक्का? चलिए आप बताइए क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है? तो इस एटम के हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी भी। इवन नाइट्रोजन भी क्या है? sp2। लोन पेयर काउंट मत करना हाइब्रिडाइजेशन में। ये भी sp2, ये भी sp2। तो साइक्लिक कॉन्जुकेशन प्रेजेंट है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन है? 2, 2 4, 2 6। ये काउंट मत करना। लोकेलाइज्ड लोन पेयर रिंग करंट में काउंट नहीं होंगे। क्लियर? तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हेंस कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। और बेंजीन से तो हमने शुरुआत ही की थी। बताइए क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है? जी हां, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स। तो कॉन्जुकेशन तो है यहां पर। साइक्लिक कॉन्जुकेशन प्रेजेंट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? बताइए। 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हेंस कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। अभी तक के एग्जांपल्स में किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे सामने है पायरिडीन। क्या है? पायरिडीन। सबसे पहले मुझे बताओ नाइट्रोजन के एटम पर जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड? ध्यान से देखो ये आपके सामने क्या है? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? लोन पेयर। तो जुगाड़ से तो इसको डीलोकेलाइज होना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं ये रिंग के डबल बॉन्ड के ऊपर है। और अभी अभी भी मैंने बताया था रिंग के डबल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव लोन पेयर आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं? लोकेलाइज। सो दिस लोन पेयर इज लोकेलाइज्ड। चलिए अच्छी बात है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है कि नहीं है? आप देखो पाई बॉन्ड्स कैसे हैं? अल्टरनेट। तो पी ऑर्बिटल्स पैरेलल। क्लियर? तो मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुकेशन प्रेजेंट है। आप बताइए साइक्लिक कॉन्जुकेशन में अगर अपन बात करें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 2 4, 2 6। लोन पेयर को काउंट ना करें, ये लोकलाइज्ड है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुकेशन। हेंस मॉलिक्यूल इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। नेक्स्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। आप बताइए क्या इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर होगा? जी हां। क्या इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर होगा? जी हां। और क्या इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर होगा? ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड, ये लोन पेयर भी, और ये लोन पेयर भी लोकेलाइज। रिंग के डबल बॉन्ड पर आया हुआ पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता है। क्लियर? तो ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चे? लोकेलाइज्ड। आप बताइए क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है? जी हां। देखो पाई बॉन्ड कैसे हैं? अल्टरनेट। तो जाहिर सी बात है पी ऑर्बिटल कैसे होंगे? पैरेलल। तो मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है। रिंग का हर एटम sp2 है, ऐसे भी देख सकते हो।
आप बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है साइक्लिक कॉन्जुगेशन में? 2, 2 4 और 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन, हेंस कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। अगले के बारे में बताइए क्या ख्यालात हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? बिल्कुल सही जवाब दिया है, एरोमेटिक। आप बताइए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। इसका मतलब इसके पास तो पी ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड है तो टेंशन की बात ही, पी ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड है तो टेंशन की बात ही नहीं है। आप बताओ ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर होते हैं? 2। आप बताइए पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर, तो एक लोकलाइज्ड और एक डीलोकलाइज्ड। अगर मैंने इसको लोकलाइज्ड बोल दिया है तो फिर ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा बच्चे? डीलोकलाइज्ड। सही बात है। अब देखो रिंग का हर एटम sp2 है, चेक कर लो, रिंग का हर एटम क्या है? sp2। बच्चे ऑक्सीजन की भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है। सर एक बार बता दोगे, मैं भूल गया हूं। ये लो स्टेरिक नंबर निकालो, बताओ ऑक्सीजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? 2, प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर कितना है? 1, तो स्टेरिक नंबर कितना आया? 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। और रिंग का हर एटम sp2 या sp है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो प्रेजेंट है। सही बात है कि नहीं है? अब साइक्लिक कॉन्जुगेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 2 4, 2 6। कार्बोकेटाइन केवल पी देता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हेंस कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, बताइए कैसे पहचान लिया आपने? इसमें भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी काउंट करने हमें। बताइए रिंग का ये एटम कैसा है? और रिंग का एक भी एटम sp3, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन, अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है तो डिक्लेयर कर दीजिए नॉन एरोमेटिक, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 27 के बारे में क्या ख्यालात है? बताइए ओपन चेन है कि नहीं है? क्या मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है, पर साइक्लिक नहीं है, क्योंकि आपका ओपन चेन कंपाउंड हमेशा कैसा मिलेगा? नॉन एरोमेटिक। तो यह है आपका ओपन चेन, और डिक्लेयर कर दीजिए इट इज नॉन एरोमेटिक। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बताइए एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? इस एटम के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ? sp3 एंड डिक्लेयर्ड एज नॉन एरोमेटिक। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने सुलटाया, आगे बढ़ते हैं। इस मॉलिक्यूल का नाम होता है बेंजाइन। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो उससे आपको कोई खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी सुलटाइए। महावीर जी आप आ गए हैं आज? महावीर जी रेगुलर स्टूडेंट है, ये गेस्ट अपीयरेंस नहीं देते हैं। कल ही एब्सेंट हुए, कल इनका नाम बोल दिया गया। तो ये लाइव चल रहे थे, तुरंत उधर से इन्होंने मैसेज फेंका कि ऐसी बातें मत कीजिए, मैं रेगुलर हूं, अपना होमवर्क भी करता हूं और सिंसियर स्टूडेंट हूं। तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, माफी मांगता हूं। ठीक है, चलिए। हमारा एक ही मोटिव है कि आप क्लासेज में रेगुलर रहें, आपकी स्टडी प्रॉपर चले और आप सेलेक्ट होके निकले। ये आप बिल्कुल ना सोचे कि सर हम सेलेक्ट हो गए तो अगली साल आप किन को पढ़ाओगे, क्योंकि एक बच्चा सेलेक्ट होता है तो वो 5 को भेजता है कि वहां जाइए बढ़िया पढ़ाते हैं, और एक सेलेक्ट नहीं होता तो 5 को रोकता भी है कि वहां मत जाइए, मेरे को सुलटा दिया था, तुझे भी सुलटा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर थोड़ा सा दिमाग खर्च कीजिए। नाम में कोई मतलब नहीं है, बेंजाइन बोलते अच्छी बात है, नहीं भी जानते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो बताइए 29 के बारे में क्या ख्यालात हैं? आइए 29 पर बढ़े उससे पहले मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट जानना चाहता हूं, आपके पेपर में भी आया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बार पेपर में बहुत सारे बच्चे सुलटे, लेकिन उन्होंने डाउट फिर भी नहीं पूछे। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मास्टर खुद हमारे रूम पे चल के आएगा और हमसे पूछेगा कि बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, फिर हम भाव खाएंगे और फिर बताएंगे कि कल आज नहीं बताऊंगा। तो जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं उनको 1 to 1 पूछना है।
मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हर टीचर के साथ कम्युनिकेशन का पहला जो कन्वर्जन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आप टीचर से बात कर लिए ना, तो फिर आप अपने डाउट बहुत आसानी से पूछ सकते हैं। और आपने फीस दी है, डरने की जरूरत नहीं है। जो रेगुलर पूछते हैं उनसे पूछ के देखो कि ये खा तो नहीं जाता है? कहीं काट ले हम इससे डाउट पूछने जाएं। सेफ्टी के तौर पर आप पूछ लो पहले ही ना। आइए, आप बताइए क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुकेशन है या नहीं है? देखिए, पाई बॉन्ड्स आर अल्टरनेट। ये पाई बॉन्ड है, फिर है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड्स कॉन्जुकेशन में है? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इसमें, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, आप बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? गर्दन तोड़ दूंगा मैं। कितने पाई बॉन्ड है इसमें? एक, और दो पाई बॉन्ड यहां पर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पहले देखा करो पूछा क्या जा रहा है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये पूछे। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड, नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन बदल गया है। अब आप देखो इधर कितने पाई बॉन्ड है दोस्त? दो। तो आप जानते हैं इस वाले के साथ इन दोनों में से कोई एक ही कॉन्जुकेशन में होगा। दोनों कॉन्जुकेशन में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर अपन बात करें ये पाई बॉन्ड है, फिर यहां पर पाई बॉन्ड है। अब ये दोनों में से कोई एक कॉन्जुकेशन में आ जाएगा, दोनों नहीं हो सकते। तो नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड, कितने पाई बॉन्ड्स डीलोकेलाइज्ड हैं? दो। तो यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? डीलोकेलाइज्ड। तो क्वेश्चन में ध्यान देना, आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे, लोकलाइज डिलोकलाइज का कोई लेना देना, और इसमें डीलोकलाइज्ड पूछे थे। लेकिन सर आप हमें ये बता क्यों रहे हो? क्योंकि अगला क्वेश्चन इसके बिना बनेगा नहीं। आइए, क्या इस मॉलिक्यूल में आपको साइक्लिक कॉन्जुकेशन दिखाई दे रहा है? देखो पाई बॉन्ड है, फिर है नहीं से कोई फर्क, फिर पाई बॉन्ड है, आगे फिर पाई बॉन्ड है, लेकिन आगे कितने पाई बॉन्ड है? दो। लेकिन दोनों में से कोई एक ही कॉन्जुकेशन में होगा। आगे बात समझ में? तो मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन तो है, डिक्लेयर हो चुका है। अब बताइए साइक्लिक कॉन्जुकेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। कितने पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं? पाई बॉन्ड 3। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या साइक्लिक कॉन्जुकेशन है? इस वाले कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ब्रेक हो गया साइक्लिक कॉन्जुगेशन। अब सीधा डिक्लेयर करो नॉन एरोमेटिक। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसमें भी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अरे पाई इलेक्ट्रॉन तो 6 इसमें भी थे। साइक्लिक कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट है ना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? जवाब है, क्योंकि ये sp2 है, रेडिकल है, और बाकी अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है। पर आप बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हेंस डिक्लेयर्ड एज नॉन एरोमेटिक। क्योंकि इवन होगा तभी एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक होगा, ऑड है तो कंफर्म है नॉन एरोमेटिक। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? कहां तक पहुंच चुके हैं हम? क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा क्वेश्चन नंबर 32। साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे भाई लोगों। ये फिर से आप लोगों के सामने आ गया है बहुत ही भयंकर स्टेबल कार्बोकेटाइन।
sp2 था बेटा, उसका sp नहीं था, काम का नहीं है, आपको आईओसी में बताया जाएगा। एक्सेप्शनल केस, नॉर्मली आपके जो पाई बॉन्ड है वो कौन से ऑर्बिटल्स बनाते हैं, p, पर उसमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बना रहा है, पाई बॉन्ड। दैट इज एन एक्सेप्शनल केस, कोई नहीं पूछेगा। जल्दी जल्दी सुलटाइए, जल्दी मतलब जल्दी। क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश मत कीजिए, यकीन मानिए याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको लगता है कि मैं याद कर लूंगा, तो मैंने पेपर में दिखा दिया, याद करने से कोई मतलब नहीं है। जिसको समझ में आया वही अप्रोच कर पाएगा। बहुत सारे बच्चों ने आके पूछा भी और मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन देने का मतलब क्या होता है, नोटबुक्स में से एज इट इज फेक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। आइए बताइए 32 के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है? जी हां। सर आप कैसे देखते हो साइक्लिक कॉन्जुकेशन? बताया तो सही, रिंग का हर एटम या तो sp2 या sp होना, खत्म हो गई कहानी। आप चेक कर लो, रिंग का हर एटम sp2 है, तो साइक्लिक कॉन्जुकेशन। अब साइक्लिक कॉन्जुकेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? क्या ये पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन में है? हाँ। क्या ये पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन में है? हाँ। क्या ये पाई बॉन्ड भी है? जी हाँ। और आप जानते हैं कार्बोकेटाइन के बारे में तो हमने कई बार बातें की है, इसके पास केवल वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो प्लस वाले का कोई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होता। तो कितने हो गए? दो, दो चार और दो छह, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, हेंस कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। और क्या ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में है? हाँ, क्योंकि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसी के पी की वजह से तो एरोमेटिसिटी आ रही है। तो ये आपका जो केटायन है दैट इज हाईली हाईली स्टेबल, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में आता है ये। तो आप लिख सकते हैं हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन। कैसा है? हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन। जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में आ जाए तो उनकी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली बढ़ जाती है, और वही अगर एंटी एरोमेटिसिटी में आ जाए तो एक्सेप्शनली घट जाती है। क्लियर? तो यहां पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा। देखिए पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड, तो डिलोकलाइज हो रहा है, मतलब एरोमेटिसिटी के अंदर है। आपने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाई है, बनाने की दिया था मैंने, 7 इक्विवेलेंट आरस बनी थी इसकी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 को रिलेट कीजिए। मैंने बोला था बोरोन आ जाए तो किस रिप्लेस कर दो? कार्बोकेटायन। तो अगर ये एरोमेटिक है तो ये भी क्या रहेगा? एरोमेटिक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 34 आपको धोखा देगा। क्या देगा? धोखा देगा। क्लियर? किसी भी, आइए मैं आपको समझाता हूं, लॉजिकली हम बात करते हैं। किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी पर कमेंट करने से पहले क्या हमें उस मॉलिक्यूल की शेप पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए। अगर आप किसी मॉलिक्यूल की शेप नहीं जानते हो तो आप उसकी एरोमेटिसिटी या फिर उसकी एंटी एरोमेटिसिटी पर कमेंट नहीं कर सकते। सर एक मिनट बताइए क्यों? आप बताइए, आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि हर कार्बन एटम कैसा है? sp2, तो मॉलिक्यूल को कैसा होना चाहिए? प्लेनर। पर ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। फिर से जो जुगाड़ चलते थे ना, जीओसी में करवा देते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई प्लेनर मॉलिक्यूल, इफ ईच एटम इज sp2 और sp देन मॉलिक्यूल इज प्लेनर। कद्दू, कोई लेना देना नहीं है इसका। ये मॉलिक्यूल आपका कैसा है? नॉन प्लेनर। आप क्या जवाब देंगे? आपको लगेगा कि सर इसमें तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, तो इसमें तो साइक्लिक कॉन्जुकेशन दिख रहा है। आप बोलेंगे इसमें साइक्लिक कॉन्जुकेशन है, बल्कि मैं बताऊं इसमें साइक्लिक कॉन्जुकेशन नहीं। और आप साइक्लिक कॉन्जुकेशन के बेसिस पर इसको क्या डिक्लेयर कर दोगे? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। 4 की टेबल में आता है? जी हां। आप इसको डिक्लेयर कर दोगे एंटी एरो, जो कि ये नहीं है। दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। ये जबरदस्त पॉइंट है और ये मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। दो एग्जांपल ऐसे होंगे जब भी एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन आएगा, होंगे होंगे। एक तो 34 वाला,
तो सर इसकी हकीकत बताइए, क्या है इसकी हकीकत? आइए दोस्तों, इसकी हकीकत पर हम बातें करते हैं। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, समझेंगे कुछ बातों को। देखिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कुछ चीजें हमें इसमें नो डाउट ध्यान रखनी पड़ती है। कुछ चीजें समझ में आती हैं, कुछ चीजें पहले समझ में आती हैं, फिर उसके बाद याद रखना पड़ता है। इधर देखिए, इधर देखिए, ये आपके सामने दिया हुआ है कंपाउंड। अगर ये मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाए, क्या हो जाए? क्या हो जाए? अगर ये मॉलिक्यूल प्लेनर रहे ना, तो नो डाउट फिर इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन रहेगा। अगर आपकी रिंग प्लेनर है, यानी कि एटम्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो फिर पी ऑर्बिटल्स पैरेलल होते हैं। अगर एटम्स प्लेन से बाहर गए, तो फिर पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं होंगे। अब आप समझिए, अगर ये रिंग क्या होती? प्लेनर, तो इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन होने से ये क्या बन जाता है? एंटी एरोमेटिक। अब बताइए, एंटी एरोमेटिसिटी स्टेबलाइजिंग या डिस्टेबलाइजिंग? अब इसके पास एक ऑप्शन है, 8 की रिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है 8 की रिंग में। या तो ये मॉलिक्यूल आपका कैसा रहे? प्लेनर, और प्लेनर होने की वजह से ये कैसा बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। या फिर आपका जो मॉलिक्यूल ये है, ये बन जाए नॉन प्लेनर। क्या बन जाए? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर बनने का क्या मतलब है? नॉन प्लेनर बनने का मतलब है कि अब इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं होगी। ध्यान से सुनिए, ऐसे दिखाएगा एग्जामिनर आपको, पर ये मॉलिक्यूल ऐसा होता, ये ऐसा होता है। यानी कि ये मॉलिक्यूल कैसा होता है? नॉन प्लेनर। ये मॉलिक्यूल आपके सामने रहेगा नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर का मतलब आप बताओ, नॉन प्लेनर का मतलब क्या है? अब इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब अब ये मॉलिक्यूल आपका एंटी एरोमेटिक नहीं, कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। तो मॉलिक्यूल की शेप आपको पहले पता होनी चाहिए। आइए मैं आपको और समझाता हूं। क्या आपके लगातार पी ऑर्बिटल होने पर ही कॉन्जुगेशन आ जाता है, या पी ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए? आइए दोस्तों, जबरदस्त पॉइंट मैं आपको यहां पर समझाता हूं। मान लीजिए ये आपका पाई बॉन्ड बना हुआ है ऐसे, तो यहां पर ये रहा पी ऑर्बिटल, ये रहा पी ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में क्या है? पाई बॉन्ड। क्लियर? अगला जो पाई बॉन्ड आपका बना हुआ है, वो बना हुआ है ऐसे, और जानबूझकर ये पी ऑर्बिटल्स ऐसे गए हैं, मॉलिक्यूल ने शेप ऐसा लिया है। आप बताइए, क्या लगातार पी ऑर्बिटल्स हैं? सवाल का जवाब, क्या लगातार पी ऑर्बिटल्स हैं? हैं। पर क्या वो लगातार पी ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं? लगातार कितने पी ऑर्बिटल्स पैरेलल आए? 2। फिर वो प्लेन से, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है। फिर से आपको पाई बॉन्ड दिखाई देगा, फिर ये पी ऑर्बिटल्स आपके ऐसे आ जाएंगे। मतलब लगातार कितने पी ऑर्बिटल्स पैरेलल आ पा रहे हैं जोर मार के? 2। 2 नहीं, मिनिमम कितने होने चाहिए? 3। तब जाकर मॉलिक्यूल में क्या होगा? कॉन्जू अरे आप बात कर रहे हो साइक्लिक कॉन्जुगेशन की, इस मॉलिक्यूल में तो कॉन्जुगेशन ही, कोई भी 2 पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस नहीं कर रहे। काफी लिटरेचर में एक क्वेश्चंस बना हुआ है, विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज हैविंग साइक्लिक कॉन्जुगेशन बट नॉन एरोमेटिक? ये एग्जांपल फेंका जाता है, इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है, साइक्लिक तो छोड़ दीजिए। तो फिर ऐसे क्वेश्चन सर आए कहां से? मास्टर ने बनाए हैं ये। उसका आंसर मालूम है, नॉन एरोमेटिक, और उसको अल्टरनेट पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। आपको पहले बताया था अल्टरनेट पाई बॉन्ड जुगाड़ है। रियलिटी तो यह है, लगातार कम से कम 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल की शेप ऐसी है कि मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर बन गया है, और नॉन प्लेनर बनने में इसका फायदा है। क्या है फायदा बताओ? अगर ये प्लेनर रहे तो एंटी एरोमेटिक बने, और ये नॉन प्लेनर रहे तो नॉन एरोमेटिक। आप बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? तो इसका फायदा किस में है? इसलिए नॉन एरोमेटिक हो गया है। आपको 2 विकल्प दिए जाएं तो आप वो विकल्प लेंगे जो सबसे ज्यादा सुटेबल आपके लिए रहेगा। तो ये प्लेनर रहे तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। कई बार एग्जामिनर गेम खेलता है, इधर सुनो ध्यान से, क्या खेलता है? बच्चा रट लेता है इसको, नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, मास्टर हर पेपर में देकर रटवा देता है। एग्जामिनर लैंग्वेज चेंज कर देता है, assuming the given molecules planar, assuming the given molecules planar। मास्टर प्रो 2.0 के पेपर में आया था, आधी क्लास ऑफ हो गई थी। अब मैं कह रहा हूं इसको क्या मान लो? प्लेनर। अगर ये प्लेनर मान लिया जाए तो एंटी एरोमेटिक निकलेगा।
तो क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से कि वो पूछ क्या रहा है। हम क्या करते हैं, रट के जाते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना, नथिंग इज मेंशन, तो जैसा मॉलिक्यूल है वैसा ही, और ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होने की वजह से अब इसके पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं होंगे, तो इसमें कॉन्जुकेशन ही नहीं है, साइक्लिक कॉन्जुकेशन तो छोड़ दीजिए। कोई भी दो पाई बॉन्ड आपस में इसमें रेजोनेंस नहीं करते हैं, ये इस मॉलिक्यूल की रियलिटी है। कई बात आपको समझ में आई? तो टेक्निकली हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर फिर ऐसे पीछे के मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं कर सकते? इसका भी तो जवाब कैसा आया था, बताओ, एंटी एरो। तो ये क्यों नहीं बन गया नॉन प्लेनर, और ये क्यों नहीं कन्वर्ट हो गया नॉन एरोमेटिक में? क्योंकि रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मली 7 या उससे आगे की रिंग्स में आती है। 7 से छोटी रिंग है तो वो चाहकर भी नॉन प्लेनर नहीं हो सकती। 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, इन रिंग्स में ये खास बात होती है कि अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। इसकी बेचारे की दिक्कत है कि आपका मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर नहीं हो सकता। तो आपसे एट द एंड रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट ये है, अगर आपको इस मॉलिक्यूल की शेप नहीं मालूम है तो आप सुलझ जाएंगे। तो सर हमें ऐसे बनाकर देगा या ऐसे बनाकर देगा? बनाकर तो ऐसे ही आपको मालूम होना चाहिए मॉलिक्यूल ऐसा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, सभी इधर ध्यान से सुनो, ये हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में किया है कि नहीं किया है? यहां Cl, यहां Br, यहां Cl, यहां, आप बताओ दोनों रिंग सेम प्लेन में है कि परपेंडिकुलर में? ये हम जानते हैं क्योंकि देयर विल बी स्टेरिक रिपल्सन। बनाकर तो ऐसा ही देता है वो, लेकिन रिंग ऐसे होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर उसने बना दिया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो बच्चे को चमक ही जाएगा कि क्या पूछना चाहता है। तो आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा ना दोस्त, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही लिखा रहेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होता है, और इसकी शेप भी कई बार हम बोल देते हैं। कैसी शेप है बताइए? टब लाइक शेप है। कैसी है? टब लाइक शेप। जैसे टब होता है एग्जैक्टली वैसी शेप इसने एक्वायर की हुई है। तो जल्दी से इसके बाजू में जो क्वेश्चन आपने लिखा है या कहीं भी जगह है, ये सारी इंफॉर्मेशन चिपका दीजिए। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, इफ नथिंग इज मेंशन तो इसकी रियल शेप के बारे में बात करना है। अगर उसने पहले खुद ही बोल दिया है अज्यूमिंग द मॉलिक्यूल्स प्लेनर, फिर प्लेनर ही मानना है, और प्लेनर हो गया तो पी ऑर्बिटल पैरेलल, और पैरेलल हो गए तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड करने के लिए ही नॉन प्लेनर बना है। अगर मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड कर सकता है तो ऐसा करना चाहेगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल नॉन एरोमेटिक होते हैं। और ऐसी नॉर्मली कौन सी रिंग करती हैं? 7 या 7 के बाद की रिंग्स। सर आपने एक वर्ड एनुलिन और लिखा है, 8 एनुलिन, उसका मतलब क्या है बताएंगे? 10 एनुलिन बताएंगे उसके टाइम पर। अभी मैंने होल्ड किया उस वर्ड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, आगे ध्यान रखना। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? टेस्ट ऑफ, और ये Br2 को डिकलराइज करेगा। बहुत सारी चीजें इससे लिंक होंगी आगे चलकर। सुलटा दिया है सभी ने? चलिए, तो टेक्निकली अब देखो, इधर सुनो ध्यान से। सर क्या बात है? खास खास ये बात है कि रिजल्ट आया, पहले हमने क्या सोचा इसको, एंटी एरोमेटिक, लेकिन एक्सपेरिमेंट से डेटा ने ये बोला कि नहीं ये तो क्या है, नॉन। तो फिर हमने बताना पड़ा कि अच्छा इसका मतलब ये मॉलिक्यूल इस शेप में रहा होगा। तो पहले रिजल्ट आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। मुझे मालूम था आपको बताने से पहले कि नॉन एरोमेटिक है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, आपको मालूम होना, दिस इज द ट्रू वे टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री। कल आप डॉक्टर बनेंगे, ठीक है? पेशेंट आएगा, आप बोलोगे ये नहीं खाना है आपको, ध्यान रखिएगा। वो सोच रहा होगा इसको कैसे पता, मुझे क्यों नहीं पता कि ये नहीं खाना है? क्योंकि उसने 5 साल पढ़ाई की है। हवा में थोड़ी पता चलते हैं चीजें। तो आप, मुझे पहले से पता है, मैंने पढ़ रखा है। आज तुम्हें पता चल गया कि मॉलिक्यूल ऐसा है, आज के बाद आप भी बता पाएंगे।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है केमिस्ट्री के अंदर, हर जगह लॉजिक काम नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। चलिए वापस लौटाएं। तो ये क्वेश्चन आपने जवाब दे दिया नॉन एरोमेटिक। मैंने देखो क्रॉस किया है, नॉर्मली हम ये गलती कर देते हैं, ये गलती हमें नहीं करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है एट और एनुलिन, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बताइए, क्या ख्यालात है, कैसा होगा? एक मिनट बताओ, क्या इसको नॉन प्लेनर होने की जरूरत है? अगर मैं इस मॉलिक्यूल में, सभी सुनना ध्यान से, अगर मैं इस मॉलिक्यूल में जैसा सोचता हूं साइक्लिक कॉन्जुगेशन मान लूं, कैसे? क्योंकि रिंग का हर एटम आप चेक कर लो क्या है, sp2, तो हमने मान लिया है कि आपका साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन हुआ तो आप बताइए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन है? 2, 2 4, 2 6। पॉजिटिव का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हुआ? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और कंपाउंड क्या निकल कर आया? एरोमेटिक। अब आप बोलोगे नहीं 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 सर 8 की रिंग तो कैसी होती है? नॉन प्लेनर। ये जानबूझ के नॉन प्लेनर हुआ है, क्योंकि इसका नॉन प्लेनर होने में ही फायदा था। अगर प्लेनर रहता तो कैसा निकल कर आता? एंटी एरोमेटिक। और प्लेनर नहीं रहता तो कैसा बनकर आता? नॉन एरोमेटिक। और बताइए ज्यादा स्टेबल कौन है? इसलिए नॉन प्लेनर हुआ है। लेकिन दोस्त ये तो एरोमेटिक है, इसको तो कोई दिक्कत ही, सोचो नॉन प्लेनर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। और प्लेनर रहेगा तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। किसमें फायदा ज्यादा है? एरोमेटिक। तो क्यों होगा नॉन प्लेनर? क्लियर? हम क्या करते हैं, इनको आपस में 8 की रिंग नॉन प्लेनर मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब है द कंपाउंड इज एरोमेटिक। नेक्स्ट वाले में फिर से बताइए, क्या मॉलिक्यूल में, क्या इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से दिखाया जा सकता है? बताइए कितने नेगेटिव चार्ज दिखाए जाएंगे सर्कल में? इसका मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेशन विद 2 नेगेटिव चार्ज। तो पहले 2 नेगेटिव चार्ज टिका दो, फिर पाई बॉन्ड बना दो अल्टरनेट। क्लियर? आइए, तो यहां पर ईच एटम कैसा है बताइए? sp2। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 2 4, 2 6। और नेगेटिव का मतलब यहां पर लोन पेयर 8, और यहां पर भी लोन पेयर 10। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इवन या ऑड? 4 की टेबल में है या नहीं है? तो एरोमेटिक। तो इसको नॉन प्लेनर होने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं? क्या आपको मालूम है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। लोन पेयर कैसा है ये? डीलोकेलाइज। तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। क्लियर? सुलटाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 35 एंड क्वेश्चन नंबर 36 को भी। सुलटाते जाएंगे भाई लोगों। सुलटा दिया है? तो अभी तक एक क्वेश्चन आया है जो जबरदस्त था, 34। और नॉर्मली ये आपको पेपर में दिखता रहेगा, जब भी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के क्वेश्चंस आएंगे ये आपके सामने दिखाई देगा। सुलटा दिया है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 फिर से जबरदस्त क्वेश्चन है। दो ही हैं जो इसमें ध्यान रखने हैं, 36 एंड 34। 37 है? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है प्रिंटिंग मिस्टेक। सही करने वालों को कोई नाम नहीं दिया जाएगा। इन्होंने केवल मास्टर को जलील किया है और कुछ भी नहीं किया है। दोस्त इसको हम बोलते हैं 10 एनुलिन। क्या बोलते हैं? 10 एनुलिन। ये हमारे सामने। पहले तो इस बार मास्टर तुझे बताना ही पड़ेगा ये एनुलिन क्या है। इससे पहले भी तूने 8 एनुलिन लिखा और एनुलिन क्या होता है कुछ बताया ही नहीं। तो पहले तो तू हमें एनुलिन बता, फिर हम बात करेंगे। चलिए तो ये हमारे सामने है एनुलिन, इसमें एनुलिन बोलते हैं इसको। लिखिए इसके सामने एनुलिन, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। कैसा? मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड having alternate pi bonds, monocyclic compound having alternate pi bond।
मोनोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग अल्टरनेट पाई बॉन्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? एनोलिन। आप बताओ ये मोनोसाइक्लिक है कि नहीं है? एक ही रिंग है। कितने की रिंग है? कितने की रिंग है? 10। तो ये जो आप आगे नंबर लिखते हो ना, नंबर, ये बताते हैं दो बातों को। एक तो रिंग साइज, ये रिंग कितने की है? 10 की। तो जब भी आप ऐसे लिखते हो किसी भी नाम के आगे, जैसे आपने लिख दिया है एक्स एनुलिन, क्या लिख दिया है? एक्स एनुलिन, तो ये आपको बच्चे दो बातें बताता है। एक्स, एक तो बताता है रिंग साइज, कि रिंग कितने की है। कितने की रिंग है? एक्स मेंबर्ड रिंग है। दूसरा इसमें बताता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, किस में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स है। आप देखो आपने क्या लिखा हुआ है? 10 एनुलिन, तो रिंग 10 की काउंट कर लो। और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं इसके अंदर? 10। कितने पाई बॉन्ड है आपके सामने बताइए? 5। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। तो ये दो बातें बताता है, हालांकि आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, पर कई जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए मैंने इसके बारे में बातें कर ली है। दोस्तों ये जबरदस्त है, मतलब जिस पर आप स्टार लगाते हो ना, वो ये वाला 5 स्टार क्वेश्चन है। एक तो पीछे वाला आपका 8 एनुलिन और एक 10 एनुलिन ऑप्शन में हमेशा बना के रखता है, और ये कई बार हमसे भी मिस्टेक हो जाती है इस क्वेश्चन के आंसर देने में। क्लियर? समझिए, सबसे पहले क्या आपको यहां पर साइक्लिक कॉन्जुकेशन नजर आ रही है? अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो हमें देखने पर ऐसा लगता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुकेशन है, पर इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन, इस मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुकेशन, अगर साइक्लिक कॉन्जुकेशन नहीं है तो सर ऐसा क्यों? क्योंकि यह मॉलिक्यूल होता है नॉन प्लेनर। अब आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है तो फिर पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं हो सकते। अगर साइक्लिक कॉन्जुकेशन नहीं है तो सर फिर हमारा जवाब रहेगा नॉन एरोमेटिक, और ये इंपॉर्टेंट नॉन एरोमेटिक कह सकते हैं, यानी कि हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे क्या गलती हो सकती है समझिए, हम इसको बहुत जल्दबाजी में एरोमेटिक डिक्लेयर कर देते हैं, और एरोमेटिक होने पर तो हम सोचते भी नहीं है। आप बताइए, अगर हम नॉर्मली इसके अंदर देखें तो हम देखते हैं अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, सही बात है, और हमने पहचाना कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड तो मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेशन। फिर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हम ऐसे देखते हैं कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स साइक्लिक कॉन्जुगेशन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। इवन या ऑड? इवन, 4 की टेबल में नहीं आते और डिक्लेयर कर देते हैं एरोमेटिक, पर ये बच्चे सही नहीं है। इसका मतलब पहले ऐसा ही सोचा गया, पर ये फिर से रिजल्ट से मैच नहीं किया, और मैं आपको इसके बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। एसआईआर, किसमें? एसआईआर। अब आपको थोड़ा सा शायद याद आ जाए, इस पाई बॉन्ड को जरा गौर से देखिए, बताइए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ट्रांस। तो हाइड्रोजन्स ऐसे ही बनाऊंगा क्या? नीचे वाले पाई बॉन्ड को भी दोस्तों जरा गौर से देखिए, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो इनको भी ऐसे ही बनाऊंगा क्या? और इन दोनों हाइड्रोजन्स में क्या होने लगता है? रिपल्सन। रिपल्सन की वजह से अब मॉलिक्यूल अपनी शेप बदलता है। अगर अपन बात करें तो आपको ये रिंग ऐसी लग रही होगी कि सारे एटम एक ही प्लेन में, लेकिन हकीकत नहीं होता है ये। हकीकत ये होता है कि हाइड्रोजन्स आपस में रिपेल ना करें, इनके बीच में रिपल्सन ना हो। ऐसा करने के लिए, दोनों हाइड्रोजन्स को दूर भेजने के लिए रिंग ऐसे पकड़ शेप में चली जाती है, मतलब टिल्टेड शेप में चली जाती है। हाइड्रोजन्स तो दूर चले गए, देखिए ना, हाइड्रोजन्स ऐसे समझिए, क्लियर? हाइड्रोजन्स तो दूर चले गए, लेकिन उसकी वजह से अब कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अगर ये एटम्स सेम प्लेन में रहेंगे तभी इन पर पी ऑर्बिटल पैरेलल रहेंगे, और इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये एटम और ये एटम प्लेन छोड़ देते हैं, और प्लेन छोड़ देते हैं तो पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रहते। तो इसको ध्यान रखना, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि पहली नजर में ये एरोमेटिक नजर आता है, और एरोमेटिक नजर आ जाए तो फिर हम दोबारा नहीं सोचते। दोस्त इसमें फिर भी सोच लेते हैं कि अच्छा एंटी एरोमेटिक है, कहीं नॉन एरोमेटिक तो नहीं बनना चाह रहा है, एंटी एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक में जाने का मौका मिले, ऐसा मौका वो कभी भी नहीं छोड़ता है। तो यहां तो फिर भी हमें ध्यान रह जाता है, पर भाई साहब एरोमेटिक निकल कर आ जाए तो हम दोबारा सोचते ही नहीं है।
तो इस मॉलिक्यूल की शेप हमें मालूम होनी चाहिए। जब तक किसी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री नहीं जानते हैं, तब तक हम उसकी एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो टेक्निकली 2 एग्जांपल्स मैंने आपको ऐसे बताए जो आपको ध्यान रखने हैं, और उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैन एनुलिन। ये हमेशा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, ये हमेशा साथ में रखता है, क्योंकि इसको बच्चा नॉर्मली एरोमेटिक डिक्लेयर कर देता है, पर कि ये डिक्लेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन प्लेनर। और आप देखो, जब मैंने आपको पढ़ाया है SIR, वहां पर पर्टिकुलर इस एग्जांपल को उठाया है सो दैट हम इसको ध्यान रख सके। सुलटाइए जल्दी से, आगे बढ़ूंगा। 37 हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। अगर आपको टाइम पर याद नहीं आया तो आप सुलट जाएंगे, ये हमारे साथ भी हो जाता है कई बार। जल्दबाजी में बच्चा क्वेश्चन पूछता है, हम इसको एरोमेटिक काउंट कर देते हैं, फिर बाद में याद आता है नहीं नहीं ये तो एरोमेटिक नहीं है, और ये सच्चाई है। हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो आपसे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है मिस्टेक होने की। तो एक तो 8 एनुलिन और एक 10 एनुलिन, नो डाउट हमें ध्यान रखने ही पड़ेंगे। जब भी आप रिवाइज करें, इन दोनों क्वेश्चंस पर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। बाकी आप सोचकर आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुलटा दिया है सभी ने ही? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा? 37। ध्यान रखना है, क्या वर्ड एनुलिन क्लियर हुआ? मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग अल्टरनेट, जो नंबर लिखा होता है ये कितनी बातें बताता है? 2। एक तो रिंग की साइज और एक पाई इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि आपसे कोई पूछने वाला सीधे स्ट्रक्चर बनाकर देता है, क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी ने कहीं इस्तेमाल में ही नहीं लिया है। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने आ रहा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 फिर हमारे सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, जो कि पूछा जेई एडवांस ने। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन जो कि पूछा जेई एडवांस। तो एनसीईआरटी आपको हल्की लगती है, पर एनसीईआरटी हल्की दोस्त बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। जेई में जो क्वेश्चन आया 2015 में, उससे पहले उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया किसमें? नीट 2013। ये क्वेश्चन पूछा गया नीट 2013। आजकल के स्टडी मटेरियल में आप इस क्वेश्चन को नहीं पाएंगे। 2013 और 2016 के क्वेश्चंस को पीवाईक्यू सीरीज में भी इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि उनको कर पाना इतना आसान नहीं है। ये क्वेश्चन पहले 2013 में आया, किसमें? नीट में। फिर इन दोनों में से कोई एक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है किस में आया, जेई एडवांस। जेई एडवांस 2015। 2016 में जो क्वेश्चंस नीट ने पूछे वो 2017-18 में सेम कॉन्सेप्ट के साथ जेई एडवांस ने पूछे। इस बार भी आप देखो जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ नीट में क्वेश्चंस मिले आपको, लेवल बढ़िया था। आइए अब समझते हैं। ये क्वेश्चंस उनसे नहीं बनेंगे जो रटते हैं, उनसे बनने वाले ही नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 38 को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एक ही क्वेश्चन पर बेस्ड, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं।
आप बताइए इसमें सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, इसमें कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे बोल सकते हो 6? कितने पाई बॉन्ड हैं? तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू, आंसर बायास्ड मत होइए, वो मत बताइए जो आपको आता है, वो बताइए जो वो पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, सभी के जवाब भी दूंगा मैं आपसे। नंबर ऑफ delocalized pi electrons, number of delocalized pi electrons is again 8 pi electrons। अरे भाई क्यों क्यों आंसर याद करके बैठे हो? क्या ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन में नहीं है? अगर कॉन्जुकेशन में है तो फिर डिलोकलाइज नहीं होगा ये पाई बॉन्ड? कैसे आंसर याद कर रखा तुमने? अगला हमारे सामने है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन एरोमेटिसिटी, number of pi electrons in aromaticity and is equal to 6 pi electrons। और ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट्स आई थी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। दोस्तों ये जिस बुक का क्वेश्चन है ना, जिस बुक का क्वेश्चन है वो बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गीता, बाइबल, कुरान सब के बराबर मानी जाती है, जेरी मार्च, जो रेफरेंस बुक है। आप समझो एमएससी, बीएससी, इवन पीएचडी वाले उस बुक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल में लेते हैं। जैसे आपकी फिजिक्स में अगर अपन बात करें इरोडोज, इरोडोज से जैसा ही क्वेश्चन बनाया, वहां पे समझ में नहीं आ रहा, मास्टर ने आंसर दे दिया, खुद को अभी तक नहीं समझ में आया है, क्योंकि आंसर देना आसान है, मालूम है आंसर ये है, पर समझाना मुश्किल है। बच्चे को नहीं, दूसरे मास्टर को। बच्चे को तो जैसा बताओगे वो मान लेता है। तो ये सारे के सारे, और गजब की बात ये है कि ये क्वेश्चन किसका है? एनसीईआरटी, और सेम कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो हमने किए नहीं ऐसे क्वेश्चंस को नीट में आने से पहले, हम छोड़ देते हैं एग्जाम्पलर, ये आपके काम का नहीं है। फिर ऐसे बोलेंगे एग्जाम्पलर तो जेई वालों के लिए भी तो सेम ही है, छाट छाट के कर लो इसमें से, ये नीट के हैं, ये जेई के, एनसीईआरटी की लाइन नीट की है, ये जेई की, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा साथ चलना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि सर ये इसमें इतना रायता फैल क्यों रहा है, क्यों हमें चीजें नहीं चमक रही हैं। तो अब चमकाने की कोशिश की जाएगी। सभी का ध्यान अब यहां पर होना चाहिए। ये हमारे सामने मॉलिक्यूल है, सिग्मा बॉन्ड बना दिए सारे के सारे। आइए पाई बॉन्ड बनाते हैं। बताओ इसने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है क्या? जी हां, पाई बॉन्ड यहां पर बना हुआ है, पी ऑर्बिटल्स हैं। चलिए पाई बॉन्ड बनने से पहले की कहानी, अब इन दोनों में पाई बॉन्ड है तो मैंने बॉन्ड बनने से पहले की कहानी बताई। आइए, क्या यहां पर भी आपका पाई बॉन्ड बना हुआ है? तो ये लीजिए, इसके पास भी क्या है? पी ऑर्बिटल्स, ये रहा। यहां पर भी आप बताइए पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो ये क्या होंगे? पी ऑर्बिटल्स। और यहां पर भी पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो क्या होंगे? पी ऑर्बिटल्स। तो अगर आपसे पूछ ले इसके अंदर हाउ मेनी पी ऑर्बिटल्स आर इन कॉन्जुकेशन, बताओ हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुकेशन, बताइए कितने पाई बॉन्ड आपने बताए हैं कॉन्जुकेशन में? 4। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे, तो पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन में कितने हैं? सही बात है कि नहीं है? तो फिर पी ऑर्बिटल कॉन्जुकेशन में कितने होंगे? 8। ये सारे के सारे पी ऑर्बिटल्स कॉन्जुकेशन में, कोई डाउट नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात एरोमेटिसिटी की। किसकी बात आती है? एरोमेटिसिटी की। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स की खास बात होती है दोस्तों कि जब उनको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, किसमें? तो वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, उनमें करंट इंड्यूस होता है। अगर डायमैग्नेटिक इंड्यूस हुआ तो एरोमेटिक, और पैरामैग्नेटिक हुआ तो एंटी एरोमेटिक। अब आप खुद सोचिए, अगर इसको इसको आप कहां पर रख देते हैं? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या यहां करंट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? करंट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे सामने एक वायर है, अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट। सही बात है, क्लियर। अगर मान लीजिए मेरे पास एक वायर इस प्रकार से है, यूं है, आप बताइए अगर मैं इसको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो क्या करंट इंड्यूस होगा? और करंट किस में फ्लो कर रहा होगा? यहां वाले में करंट फ्लो कर रहा होगा, इसमें कोई करंट फ्लो, तो क्लोज लूप बन जाती है। तो आप सोचिए, अगर मैं इसको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो क्या यहां पर क्लोज लूप बन सकती है? और क्लोज लूप तो रिंग की वजह से बनेगी ना दोस्त।
तो यहां पर आप ध्यान से सुनिए, अगर मैं ऐसे शुरू करूं तो आप देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या बन गई है, क्लोज लूप, और यहां पर आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये पी ऑर्बिटल नो डाउट कॉन्जुकेशन में है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नो डाउट डिलोकेलाइज्ड हैं, पर इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का एरोमेटिसिटी में कोई रोल, एरोमेटिसिटी में तो वही पी ऑर्बिटल्स आएंगे जो क्लोज लूप बना रहे हैं। तो क्लोज लूप कितने की वजह से बनी है, 6 की वजह से। तो यहां पर रिंग करंट इंड्यूस होगा, लेकिन वो रिंग करंट केवल इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, इनका आपका एरोमेटिसिटी में कोई भी रोल नहीं होने वाला। क्या ये डिलोकेलाइज्ड है, तो जवाब है हां ये डिलोकेलाइज्ड है। क्या ये कॉन्जुकेशन में है, तो जवाब है हां ये कॉन्जुकेशन में भी है। पर क्या ये एरोमेटिसिटी में है, तो जवाब है नहीं। एरोमेटिसिटी में तो क्लोज लूप बननी चाहिए, खत्म हो गई कहानी। और क्लोज लूप कितने पी ऑर्बिटल से बन रही है, 6। अरे लूप क्लोज बनाने के लिए रिंग वाले ही तो लोगे, सही बात है कि नहीं है? तो जहां से शुरू किए वहीं पर वापस आना पड़ेगा। तो यहां पर आपके सामने बात की जाए तो देखो, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन एरोमेटिसिटी कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है? अरे ये रहे देखो साइक्लिक कॉन्जुकेशन के अंदर, वो कॉन्जुकेशन में है लेकिन साइक्लिक में नहीं है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं साइक्लिक कॉन्जुकेशन में, 6 पाई, हेंस कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। ये क्वेश्चन देखो जे एडवांस का क्वेश्चन था, बिल्कुल इससे भी बेहतरीन अगला है जो कि एनसीईआरटी का है। अब अगले क्वेश्चन में आपको फिर से जवाब देना है सोच समझ के। सबसे पहले बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, पाई बॉन्ड है 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आप बताइए इसमें नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन एरोमेटिसिटी, इन एरोमेटिसिटी, तो बताइए साइक्लिक कॉन्जुकेशन में कौन आएंगे, साइक्लिक जो गोल गोल घूम सकते हैं यही, ये गोल गोल नहीं घूम पाएंगे क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, अरे यहां पर फैल जाओगे तुम, दोबारा से एग्जामिनर ने ढंग का क्वेश्चन बनाया तो साफ कर देगा एकदम आपको। कैसे कर देगा सर साहब, क्योंकि हर मास्टर चिल्ला चिल्ला के कहता है रिंग का एक भी एटम sp3 तो नॉन एरोमेटिक। बच्चा बोलता है ये रिंग का है कि नहीं है, तो इसको तो नॉन एरोमेटिक होना, भूल जाता है ना बेचारा। नोट्स टेलीग्राम से लेक्चर देखेगा तो आधी अधूरी बातें ही पता, लूप क्लोज बननी, रिंग करंट बनना। आप बताइए क्या इसमें रिंग करंट बनेगा? क्योंकि आप सोचो इसमें और उसमें कोई फर्क, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये भी लूप में नहीं आ सकता और आगे वाले इधर भी लूप में नहीं आ सकते। तो अगर ये एटम sp3 हैं, हमें इनसे कद्दू फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो यहां पर ये क्लोज लूप बन जाएगी करंट की। आगे बात समझ में? तो आप बताइए इसके बारे में अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, क्या इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है साइक्लिक कॉन्जुकेशन, कॉन्जुकेशन में नहीं साइक्लिक कॉन्जुकेशन में, 2 2 4 2 6। मास्टर जुगाड़ से क्या बोलता है, रिंग के बाहर वाले काउंट मत कर, ये तो रिंग में ही है, कहां तक जुगाड़ चलाएगा, चलने नहीं देगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। तो इस बार जो आपको कह रहे हैं ना नीट का पेपर, हर मास्टर क्या कह रहा है ऑनलाइन वाला, बच्चों इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पेपर मुश्किल आ गया, एनटीए ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है, नौटंकी करना बंद कर। अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाता और आता तो बच्चे से नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर वाले में कॉन्सेप्ट दिए, सबने नीचे वाले का आंसर देने शुरू कर दिए। तो गलती बच्चे की नहीं, गलती मास्टर की है, और वो कभी नहीं मानेगा कि मैंने उस लेवल पर नहीं पढ़ाया। बच्चे आपको नहीं आता, बल्कि उल्टा बोलना चाहिए मुझे उस लेवल का नहीं आता था, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। साइक्लिक कॉन्जुगेशन कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, हेंस कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। और क्वेश्चन किसका है, एनसीईआरटी। क्लास के बाद मिलना, बता दूंगा बच्चे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्लियर? आइए नेक्स्ट वाले में। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 40 फिर इसी कॉन्सेप्ट पर है सारे के सारे। आप बताइए इस एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या मॉलिक्यूल प्लेनर है? नहीं, मॉलिक्यूल प्लेनर, एक भी एटम sp3 आ जाए तो मॉलिक्यूल प्लेनर। मैंने बोला था मॉलिक्यूल से कद्दू लेना देना, रिंग प्लेनर होनी, देख लेना आप आपकी नोटबुक में वापस जाके, और रिंग तो प्लेनर है। बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन में है? बताइए क्या यहां पर ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, पर ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि एरोमेटिसिटी में तो रिंग वाले आएंगे, क्लोज लूप बनाएंगे जो। बताइए क्या ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, पर इसका एरोमेटिसिटी में कोई रोल नहीं है। और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, क्या ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है? क्या ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है? लेकिन इस पॉजिटिव का एरोमेटिसिटी में कोई लेना देना, सिंपल डीलोकलाइज्ड है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है। दोस्तों यही तो कमाल की बात है, जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आप रटने की कोशिश करते हैं। अरे इन दोनों पॉजिटिव चार्ज में दिन रात का फर्क है मेरे दोस्त, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज में दिन रात का फर्क है। क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? क्या ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पर ये पॉजिटिव एरोमेटिसिटी में है, पर उसका एरोमेटिसिटी में कोई रोल। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो कंपाउंड फिर भी एरोमेटिक है, लेकिन इसके हटने से कंपाउंड एरोमेटिक, ये लो हटा दिया, क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक। आगे बात समझ में? इसका मतलब आपका कंपाउंड एरोमेटिक होने से कोई लेना देना नहीं है। जब आप चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हैं तो क्या चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है? तो क्या यहां पर ये पी ऑर्बिटल एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है? नहीं, तो इस चार्ज को एरोमेटिसिटी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर इन दोनों केटाइंस की स्टेबिलिटी कंपैरिजन किया जाए तो स्टेबिलिटी में ये इसका पापा निकलेगा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर निकलकर आएगा। पर आप क्या देखेंगे, यहां कितने पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है? 3। यहां कितने पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है? 1। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एक्सेप्शनली स्टेबल, कोई लेना देना नहीं है कि पाई बॉन्ड कितने हैं। क्या ये फर्क समझ में आया? आइए आगे अगर अपन बात करना चाहें, बताइए क्या ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में है? और क्या ये पॉजिटिव चार्ज भी एरोमेटिसिटी में है? अभी अभी पढ़ा हमने, लेकिन ये वाला पॉजिटिव जो अभी हम बात कर रहे थे ये एरोमेटिसिटी में नहीं है दोस्त। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर नो डाउट इससे ज्यादा स्टेबल तो आपका ये रहेगा। क्लियर? ये भी एरोमेटिसिटी में, ये भी एरोमेटिसिटी में। इसमें कितने पाई बॉन्ड? अब काउंट करो, एरोमेटिक एरोमेटिक कॉमन, इसमें एक और इसमें, तो ये इन दोनों से ही ज्यादा स्टेबल होता है। डट, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रटते कहां हो? जहां चीजें क्लियर नहीं है। रटवाता मास्टर वहां है जो खुद को भी क्लियर नहीं है, तो अलग तरीके से रटवाएगा, वो उस पर कहानियां बनाएगा, डायलॉग चिपकेगा। जरूरत ही लॉजिकल बात कीजिए, कहीं रटने वाली बात नहीं है। सुलटाइए, सारे के सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं 40 नंबर में। टॉलिन एन एरोमेटिक कंपाउंड, आप एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए भाई लोगों। जल्दी मतलब जल्दी। आपके मॉड्यूल में ईएलपी में जितने क्वेश्चन है ना, उससे ज्यादा आपकी नोटबुक में आ जाएंगे। तो हमें टाइम लगता है क्योंकि हम चीजों को डेप्थ में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लेकर चलते हैं। नीट 2016 में पता क्या पूछा था? 13 में, सॉरी 13 में सारी बातें पूछी जो वो लिखी हुई। नंबर ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल्स, विच स्टेटमेंट इज इन करेक्ट? नंबर ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स इन कॉन्जू, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स इन एरोमेटिसिटी। साफ कर दिया था। आप भी हो गए थे क्या सर? नहीं, मैंने पढ़ाना ही 2014 शुरू किया है। तेरह में मैंने पढ़ाना शुरू किया ही, और 2016 का वो पेपर जिसने मेरा कैरियर बदल दिया था।
2016 का वो पेपर था जिसने मेरा कैरियर एकदम बदल दिया था। 2014 से पढ़ाने की शुरुआत हुई, एक्स इंस्टीट्यूट आप जानते ही हैं। 2016 में एकदम यू टर्न ले गई किस्मत। अगर वो पेपर नहीं आता तो शायद मैं कभी अच्छे बैच पढ़ाता ही नहीं। 2016 के पेपर के सॉल्यूशन बन रहे थे, मुझे अभी भी याद है। हमें भी बुलाया गया था। तो आप सोचिए, जिसने 2014 में पढ़ाना ही शुरू किया हो, ठीक से, वो भी मैं ट्रेनिंग में था, ट्रेनिंग फैकल्टी के तौर पर था वहां पर। तो 2016 तक तो कोई मानता ही कि तुझे तो बहुत टाइम लगेगा, हमारा 18 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो पेपर सॉल्यूशन में बुलाया गया हमें, सॉल्यूशन देने के लिए नहीं, मदद करने के लिए, कि जो सॉल्यूशन देंगे उनके लिए आप पेपर इकट्ठे कर दो, या प्रिंटिंग पर ले जाओ, या फिर इंग्लिश वाले में आप करेक्शन देख लो। केमिस्ट्री मत देखना क्योंकि तुम नए हो। कार्बन के बॉन्ड कहीं कम ज्यादा, प्रिंटिंग, इन सब चीजों के लिए बुलाया गया। सॉल्यूशन बन रहे थे बढ़िया तरीके से, चाय समोसे भी आते हैं, अपन चाय समोसे खा रहे थे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत। पेपर ही नहीं दिया हमको तो सोल्व करने के लिए कि तुमसे कहां होगा, हम बड़े बड़े लोग जो हैं वो करेंगे। 2016 का जब पेपर देखा तो बड़े लोगों की हवा, फोन निकाल निकाल के बात करने लगे सीधे आईआईटी वालों से, सर एक क्वेश्चन भेज रहा हूं, देखना आंसर। वो कह रहे हैं काम का नहीं है कि आ गया है, धनादन धनादन। हम भी आगे किसके, हमने कहा पेपर दिखाई एक बार। जब पेपर देखा, हर एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक का उठा रखा था, हर एक क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन देखा, मैंने दो चार क्वेश्चंस के बारे में बताया कि ये तो उस बुक का सोल्ड एग्जांपल है, ये भी उस बुक का। एचओडी सर बैठे हुए थे, तारीफ नहीं कर रहा हूं, तारीफ नहीं कर रहा हूं। सर ने बोला कि तेरे को ये सारे आते हैं, मैंने कहा ऑलमोस्ट आते हैं, आगे आ जा, इसको पेपर और पेन दीजिए। उधर से जेई एडवांस वाले आंसर दे रहे थे, और इधर से जो मैं आंसर दे रहा था मैच कर रहे थे। 2017 2000 एंट्री सीधे स्टार बैच, ये सच्चाई है। 2017, वो 2016 के पेपर ने काम बदल दिया, नहीं तो मैं वहां के लीडर वीडर पढ़ाता रहता, कोई कोई गिनता ही। आप समझो ना, 2024 तक जो नीट के आए कोविड के बाद, फर्क ही नहीं पड़ता बच्चा किससे पढ़ रहा है, शायरी वाले भी पढ़ा रहे हैं, मोटिवेशन वाले भी पढ़ा रहे हैं, सबका काम चल रहा है। 2025 ने सब पर फुल स्टॉप लगा दिया कि अब इनसे काम, अब बहुत सारे टीचर्स में डिफरेंशिएट बच्चा करने लगा है। तो अच्छा पेपर अच्छे बच्चों को और अच्छे टीचर्स को, दोनों को सुधरने का मौका देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ, ये वाला भी क्लियर हुआ। आप क्या इस बात से कंफ्यूज होंगे कि सर रिंग का एटम sp3 हो गया, आपने बोला था रिंग का एक भी एटम sp3 हो जाए तो नॉन एरोमेटिक। वहां दिक्कत किससे थी दोस्त, आप सोचिए। अगर हम पीछे के क्वेश्चंस पर चलें, देखो रिलेट करते हुए चलो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। पीछे के क्वेश्चंस पर चले तो इसके sp3 होने से हमें वास्तव में दिक्कत हुई है। क्यों? कि क्लोज लूप नहीं बनने दे रहा है, समझा। और इससे आगे वाले जो हैं, जैसे आपका ये वाला जो एटम है, ये sp3 हो गया, लेकिन इससे कद्दू फर्क, क्लोज लूप तो अभी भी बन रही है। कई पॉइंट आपको समझ में आ गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हम चल चुके हैं। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा क्वेश्चन नंबर 41। नेफ्थली, क्वेश्चन नंबर 42। एंथ्रासीन, 43। फिनेंथ्रीन। आप जानते हैं इनका हाइब्रिड भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। इस प्रकार से आपको दे देगा जिसमें
आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने में ही साफ कर देगा वो। ये एग्जाम्पल्स आ चुके हैं, एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल है जहां एनसीईआरटी एरोमेटिसिटी की बात करता है। नीट 2023 या 22 में क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं। एनसीईआरटी की बस एक खास बात है, पेपर आता है एनसीईआरटी से, पर आने के बाद पता चलता है कि अच्छा ये भी एनसीईआरटी में है। ये सारे एग्जाम्पल, इनमें तो कुछ लोगों ने तो अपने अलग ही कॉन्सेप्ट बना रखे। बेंजीन दिखे तो एरोमेटिक बोल दो, बेंजीन दिखे तो एरोमेटिक बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है। अब इन क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि इनमें भी अगर क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए तो हम साफ हो सकते हैं। सुलटा दिया है, अब सुलटा दिया है। नेफ्थलीन के बारे में क्या ख्याल आता है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जवाब आ रहा है कि ये कंपाउंड है एरोमेटिक, जो कि जवाब सही है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट है इसमें? बनाओ जरा, 10 का कैसे बनेगा? कितने का है? बदल गया आपका आंसर? अच्छा, आप इसको कौन से रूल से बता रहे हो? हक्कल्स रूल। एंड हक्कल्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स ओनली। बोला था कि मोनोसाइक्लिक पर अप्लाई करना मेरा रूल, और हम कहां अप्लाई कर रहे हैं? पॉलीसाइक्लिक। तो वो खुद नहीं जानता था कि उसने जो बात बोली है वो पॉलीसाइक्लिक पर भी वैलिड है, पर पॉलीसाइक्लिक पर कैसे वैलिड है वो बताना भूल गया था। अगर आपके सामने पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है तो आप बिल्कुल हक्कल्स रूल की तरह चल सकते हो, पर वो रूल मॉडिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मॉडिफाई। कहता है लार्जेस्ट सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? लार्जेस्ट। मतलब पेरिफ्री पर जो करंट बनेगा ना, वो डिसाइड करेगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? जैसे मैंने नेफ्थलीन को लिखा है तो ये बीच का जो पाई बॉन्ड है ना, वो बच्चे को परेशान कर रहा है। वो सोच रहा है कि रिंग करंट साइक्लिक कॉन्जुगेशन बस ये दिख रहा है उसको, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर उसको ऐसा दिख रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इधर वाले में भी तो बन सकता है। तो उसको दिख रहा है 6 के 2 रिंग करंट बन रहे होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इधर और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इधर, जो कि दोनों ही गलत है। दोनों ही गलत है। फिर आपको एक ट्रिक बताई जाएगी कि जब भी पाई बॉन्ड ऐसे बीच में आ जाए, कहां जाए? ये देखो, ये पेरिफ्री पर है पाई बॉन्ड। कहां पर है ये वाले पाई बॉन्ड? पेरिफ्री पर। ये आपको कभी परेशानी नहीं देंगे, पर ये बीच में आ गया पाई बॉन्ड तो ये दिक्कत देगा। तो आप क्या कीजिए, आप इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें ये पाई बॉन्ड भी कहां पर आ जाए? पेरिफ्री पर। तो आप क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, और ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए जाना। अगर आप ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो आप देखो सारे पाई बॉन्ड पर कहां पर आ गए हैं? पेरिफेरी पर। और अब आपको ये देखो लगातार ऐसे साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिखाई देगा। तो अब आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। बताइए साइक्लिक कॉन्जुगेशन में कितने पाई बॉन्ड आ गए हैं आपके? कितने पाई बॉन्ड आ गए हैं? 5। तो रिंग करंट कितने का बनेगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो ऐसा दे तो ऐसा बना लें। ऐसा करने में दोस्त आप 2 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं? 2। आपको दिया ये गया था, पहले आपने ये बनाया, इतने में तो दूसरा बच्चा आंसर देकर चला जाएगा। इसे अप्रोच कहते हैं। दूसरी बात, यहां तो आसानी से आप स्पाई बॉन्ड को पेरिफ्री पर ले आए, पर कुछ आरएस ऐसे देगा कि आपके 10 मिनट लग जाएंगे, सारे पाई बॉन्ड पेरिफ्री पर आ ही नहीं पाएंगे। तो या तो आंसर गलत दोगे या छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन, और छोड़ना भी कब पड़ेगा? जब 3-4 मिनट इन्वेस्ट हो जाएंगे आपके उस क्वेश्चन पर। तो फिर सर सही तरीका क्या है? तो सिंपल तरीके से सोचो ना, रिंग करंट के तरीके से सोचो। इधर देखिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं, इसको ऐसे बना सकता हूं मैं, बीच में पाई बॉन्ड है, बस रिंग ऐसे कर रहा हूं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला
ये भी तो आपका कौन है बताओ? नेफ्थलीन। ये भी तो आपका कौन है बताइए? नेफ्थलीन। अब देखो मैं ऐसे बना देता हूं, ये पाई बॉन्ड यहां पर, 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 बीच में है ना पाई बॉन्ड। कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने चीजों को कॉन्सेप्चुअली सीखा है तो। कैसे सीखा है तो? कॉन्सेप्चुअली। और अगर आपने आंसर बढ़ाने की कोशिश की है तो आप सुलट जाएंगे। क्लियर? आइए इस प्रकार से है। आप ना पी ऑर्बिटल दिखाओ, पाई बॉन्ड देखो ही मत। क्या देखो? पी ऑर्बिटल। आप बताओ पी ऑर्बिटल कैसे बनाओ? क्या इन दोनों ने पाई बॉन्ड बनाया है? तो एक पी इसका है और एक पी, बॉन्ड बनने से पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन, क्या यहां भी पाई बॉन्ड बना है? तो एक पी इसका है और एक पी, यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन, क्या यहां पर भी पाई बॉन्ड बना है? और आप जानते हैं एक पी इसका है और एक पी इसका है। आप बताइए यहां भी पाई बॉन्ड बना है, तो एक पी ऑर्बिटल इसका है और एक पी ऑर्बिटल, ये दोनों ने पाई बॉन्ड बनाया है, तो एक पी ऐसे है और एक पी ऐसे है। अब आपको क्या बनाना है? लार्जेस्ट सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? लार्जेस्ट सर्कल। तो आप शुरू कीजिए यहां से लार्जेस्ट सर्कल बनाना। क्या आप इसी प्रकार से जाएंगे? अगर आप इसी प्रकार से जाएंगे तो दोस्त आपका पाई बॉन्ड जो बीच में था आपको दिक्कत ही नहीं दे रहा। बॉन्ड बीच में है पर पी ऑर्बिटल तो पेरिफेरी पर ही है ना। तो बताइए यहां पर आपका रिंग करंट कितने पाई इलेक्ट्रॉन से बन रहा है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको घुमा के इसको ऐसा बनाने की जरूरत ही नहीं है दोस्त। तो यहां पर आपके सामने साइक्लिक कॉन्जुकेशन, जी हां, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हेंस कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। लेकिन सर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने में भी तो उतना ही टाइम लग गया। जरूरत नहीं है, वापस आप जानते हैं यहां पर जो पाई बॉन्ड बना है वो किन दो एटम्स के बीच में बना है? इसके और इसके इलेक्ट्रॉन की वजह से। यही तो दिखा रहे हैं हम। क्लियर? बताओ ये पाई बॉन्ड बना है तो एक पी इसका और एक पी, ये जो पाई बॉन्ड बना है उसमें एक पी इसका और एक पी, एक एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा रहा हूं। ये पाई बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और आप बना दीजिए। बताइए इस प्रकार से आप जाएंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। भले ही पाई बॉन्ड बीच में था पर इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए? पेरिफेरी पर। तो ये नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं है। तो कंपाउंड आपका कैसा निकल कर आया? एरोमेटिक। नाउ हम अप्लाई करेंगे इसको किसमें? एंथ्रासीन में। कैसे अप्लाई करेंगे आप बताओ? एक पी ऑर्बिटल में यहां इलेक्ट्रॉन है, एक पी ऑर्बिटल में, एक पी ऑर्बिटल में यहां है और एक पी ऑर्बिटल में। भाई पाई बॉन्ड बना है तो पी से ही तो बना होगा। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, हमने बॉन्ड बनने से पहले की कहानी देख ली। अब बताओ ये बीच में है पाई बॉन्ड तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका पाई बॉन्ड में, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। अब आप काउंट कनेक्ट करते जाइए। पी ऑर्बिटल्स इनडायरेक्टली आप कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कनेक्ट कर रहे हैं? पी ऑर्बिटल्स। बताइए आपके सामने लार्जेस्ट पेरिफेरी पर बन गया एक सर्कल। बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? साइक्लिक कॉन्जुकेशन, हाँ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इवन या ऑड? इवन या ऑड? बताइए एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिमाग खर्च कीजिए। अगले वाले क्वेश्चन पर आप बताइए एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, मतलब एक पी ऑर्बिटल इस कार्बन का और एक इसका है इस बॉन्ड में। सिमिलरली इनका है, इसमें एक इसका है और एक इसका है। इसी प्रकार से दोस्त जब आप बनाते हुए चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ जाएंगे? पेरिफेरी पर। आपको कोई दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से बताइए साइक्लिक कॉन्जुकेशन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 14 pi electrons, hence compound is declared as aromatic. सुलटाइए जल्दी से। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे दोस्तों। 41, 42, 43 को अप्रोच करना है आपको। 41, 42, 43 को अप्रोच करना आ गया है। इस पैटर्न पर क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं।
क्या अब हमें वास्तव में ही हर पाई बॉन्ड को पेरिफ्री पर लाने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, बढ़िया क्वेश्चन आ गया तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आप सारे पाई बॉन्ड्स पेरिफ्री पर ला भी नहीं पाएंगे। बुढ़ापा आ जाएगा पर सारे पाई बॉन्ड पेरिफ्री पर नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पर हाथ नहीं लगाते हैं लोग, बनते नहीं हैं। और उससे भी अच्छी बात, करेक्शन भी है। कौन से वाला? सही से काउंट किए हैं वो दोस्त। काउंटिंग भी सिखानी पड़ेगी मेरे को अब। तो एक्स्ट्रा ट्यूशन लगेगा शाम को। मेरे को शाम को वैसे भी कोई क्लास, मुझे कमाने का एक मौका और मिलेगा। प्राइवेट ट्यूशन चलेगा। स्कूल के मास्टर नहीं करते हैं। क्लास में कुछ ना समझ में आएगा जब तक कि ट्यूशन पर नहीं आओगे। और टेस्ट पेपर में वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैं ट्यूशन पर करवाऊंगा। तो ट्यूशन वालों के मार्क्स अच्छे आते हैं, जो ट्यूशन नहीं करते उनके मार्क्स नहीं आते। तो धीरे धीरे सारे बच्चे मास्टर तक पहुंच जाते हैं। आप देखो वही मास्टर है, घर पर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है पर क्लास में नहीं पढ़ा रहा है। खैर कोचिंग वालों के पास ये ऑप्शन भी नहीं है। मैं वैसे इन अकेडमी से बहुत पैसे ले चुका हूं। हम बच्चों के बजाय इंस्टीट्यूट से नेगोशिएट करते हैं कि इतना दे रहे हो तो बताओ वरना बात खत्म। जब मेरे को अप्रोच किया था मैंने एक अमाउंट बोला था, ये उन्होंने बोला नो सर, मैंने खत्म। 3 दिन बाद वापस फोन आया, सर डन। मैंने ओके आ रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चे पूछते हैं मास्टर क्यों बदलते हैं इंस्टीट्यूट? कोई समाज सेवा के लिए नहीं बदलता, मैं साफ आंसर दे रहा हूं, पैसे के लिए। हमारे साथ भी बहुत सारे सर लोग आए थे, वो ऐसे कहते थे मेरा तो पैशन है पढ़ाना, बच्चों में तो पढ़ाना चाहता हूं। तो पिछले वाले क्या तेरे को पिंजरे में रख रहे थे? वो पढ़ाने नहीं दे रहे थे, पढ़ाने तो वो भी पैसे, बच्चे के सामने नहीं बोलते हैं, अपन बोलते हैं। भाई पैसे लिए हैं तो सर्विस भी वैसे ही देते हैं। आपसे सैमसंग वाले भी पैसे लेते हैं, मोटरोला वाले भी लेते हैं, आईफोन वाले भी लेते हैं। तो जितनी जैसे पैसे देते हो वैसी क्वालिटी की सर्विस मिलती है। आइए, काफी लोगों ने यहां पर आंसर गलत दिया है, पता नहीं क्या सोच कर दिया है। देखो ये पी ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेरिफ्री पर लिख लिए कि नहीं लिख लिए? अब देखो इसमें एक पाई बॉन्ड जो आपका है वो कहां फंसा हुआ है? फंसे रहने दो, कोई फर्क। हमें तो लार्जेस्ट पेरिफ्री पर जाना है। कहां पर जाना है? लार्जेस्ट पेरिफ्री पर। चलिए यहां से शुरू करेंगे। देखो जब तक इलेक्ट्रॉन्स मिलते जा रहे हैं आगे बढ़ते जाओ, जब तक इलेक्ट्रॉन्स मिलते जा रहे हैं। अब देखो ये दोनों छूट गए ना, कोई लेना देना नहीं। इनका एरोमेटिसिटी में कोई रोल, आप भी जानते हो हर पाई बॉन्ड एरोमेटिसिटी में आए जरूरी नहीं है। क्या ये पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज्ड है? क्योंकि देखो इन दोनों पाई बॉन्ड्स में कॉन्जुगेशन साफ है पर ये एरोमेटिसिटी में नहीं है। तो बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? कितने हैं? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इवन या ऑड? एरोमेटिक। और दोस्त अगर अपन बात करना चाहें इसमें, इसको हम बोलते हैं नॉन हक्कल पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं? नॉन हक्कल पाई बॉन्ड। मतलब ये पाई बॉन्ड आपका एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है। क्वेश्चन 44 को मैं बता देता हूं पहले किस एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 44 को पूछा गया सीएसआईआर नेट के एग्जाम के अंदर। बीएससी करने के बाद, एमएससी करने के बाद आप एक नेट का एग्जाम होता है, क्लियर, वहां दे सकते हो। तो वहां पर यह क्वेश्चन आया, इसमें वैल्यू ऑफ एन पूछी गई, वैल्यू ऑफ एन, कि दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल। नाउ द वैल्यू ऑफ एन विल बी, एन समझ रहे हो? क्योंकि आप हक्कल्स में लगाते हो 4n+1,
2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ कितना रखोगे पाई इलेक्ट्रॉन्स उधर, 16 या 14? बढ़िया एग्जामिनर था। तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिसिटी में कितने इसमें, तो n की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 3। ये पूछा गया और यही क्वेश्चन आया नीट 2023 में, जो कई जगह पर दूसरा पेपर बट गया था, उसमें ये क्वेश्चन था, साफ कर दिए जनता। लेकिन उससे पहले हम इस क्वेश्चन को अपने टेस्ट पेपर में ला चुके थे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर वैरायटी का क्वेश्चन आप तक पहुंचेगा कैसे ना कैसे करके। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। बढ़िया तरीके से चीजों को रिवाइज कीजिए, अगली क्लास में एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी।